हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज की क्लास में जो है राजभाषा हिंदी और हिंदी की संवैधानिक स्थिति से संबंधित जो है प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या जो 50 से ऊपर है। आप सभी लोग जो है सभी प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके जो है सही हुए हैं। ठीक है, कल की क्लास में जो है मैंने राजभाषा हिंदी और हिंदी की संवैधानिक स्थिति ये टॉपिक जो है मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अगर नहीं देखे हैं तो कल की क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मैं दे दूँगी। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है पूरे प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा, ये निवेदन है आप सभी से। ठीक है, देखेंगे आज का पहला प्रश्न। राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ था? राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, 7 जून 1951, 26 मई 1952 या 26 जनवरी 1953। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 मई 1952। ठीक है, 27 मई 1952 को जो है राजनीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश जारी हुआ था। उसमें ये बात कही गई थी कि राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों के लिए हिंदी का प्रयोग जो है अधिकृत किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है आज दूसरा आदेश जारी होता है 1955 में। ठीक है, इसमें जो है बात कही जाती है कि 1955 में यह आदेश जारी किया जाता है कि जहाँ तक संभव हो सके जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए, पर साथ ही यह भी बात लिख दिया जाए कि अंग्रेजी पाठ ही प्रमाणिक माना जाएगा। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको बताया ये बात जो है 1955 आदेश जो जारी हुआ था उसमें ये बात कही गई है। ठीक है, तो पूरा जो मैं लिख नहीं सकती लेकिन मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए बाकी जो कंटेंट की क्लास में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां? किस संविधान संशोधन में सिंधी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? मूल संविधान में आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मूल संविधान में जो है कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? चलिए 14 भाषाएं थी। ठीक है ना, 14। सिंधी को जोड़ने पर जो है 8वीं अनुसूची में जब सिंधी को जोड़ा जाता है तो भाषा जो है 15 हो जाती है। ठीक है ना, सिंधी को जोड़ने पर जो है भाषा 15 हो जाती है। अब आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को अष्टम अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, अधिनियम 1967। ठीक है, अधिनियम 1967 के अनुसार। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा अष्टम अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया? मगही, मैथिली, संथाली को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी या संस्कृत, बंगला, उर्दू या तमिल, तेलुगु और पंजाबी? राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको जो है आप लोग एकदम माइंड में बिठा लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न है, 50 से ऊपर ही होंगे, लेकिन 50 में से मैं आपको श्योर हूँ कि यहाँ से जो है आप अगर अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो 7-8 प्रश्न कहीं नहीं गए हैं। ठीक है ना, 100% आते ही आते हैं। ठीक है, बाकी पेपर के ऊपर है। तो बताएंगे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक याद कर लीजिए, आप लोग भली भांति जो है परिचित होंगे इस ट्रिक से। नमक, ठीक है, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ती हूँ, देखेंगे। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया। 2, 3, 4 या 5। राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना, 4 भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया था संविधान 92वें संशोधन में। ठीक है, अधिनियम 2003 के तहत। और कौन कौन सी भाषा थी, तो एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, ठीक है, डोगरी, और तीसरा था मैथिली, तीसरा मैथिली, और चौथा संथाली, है ना, चौथा था संथाली। तो मैंने आप सभी को कल की क्लास में मैंने ट्रिक भी बताया था कि आप जो है बोडो मैस लिख लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे जो है बोडो मैस, इससे आपको जो है याद रहेगा। ठीक है, बो से हो जाएगा बोडो, और डो से हो जाएगा डोगरी, मै से हो जाएगा मैथिली, और स से हो जाएगा संथाली। ठीक है ना, तो ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, या तो अपने आप अगर बना सकते हैं तो वो भी अच्छा है। ठीक है, तो ये 4 जो है भाषाएं जो हैं, 4 भाषाएं जो हैं 92वें संविधान संशोधन में जो है लागू हुआ था अधिनियम 2003 के तहत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो है 5 देखेंगे। अशोक के समय में राजभाषा क्या थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। आपको बताना है अशोक के समय में राजभाषा क्या थी, अशोक के शासनकाल में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम शासन में मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा थी। अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की। राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, फारसी पे मत जाइएगा, हिंदी थी। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अकबर का जो मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक का जो शासनकाल था, उनके जो काम होते थे ना, वो हिंदी भाषा में ही होते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा का पद मिला। ठीक है, अकबर के जो मंत्री थे टोडरमल, उनके आदेश से जो है किस भाषा को राजभाषा का पद मिला, ये आपको बताना है। हिंदी को, उर्दू को, अरबी को, फारसी को। तो अब आप आएंगे फारसी पे। ठीक है ना, ऑप्शन डी फारसी को मिला था। किसके आदेश पे, तो टोडरमल जो गृह मंत्री थे अकबर के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। यहाँ पे ईयर पूछा जा रहा है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा, यानी कि 1833 ईस्वी तक, 1860 ईस्वी तक, या 1890 या 1900 ईस्वी तक। राइट आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी। ठीक है, 1833 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने का श्रेय किसे देंगे। गिलक्राइट्स, लॉर्ड मैकाले, ग्रियर्सन या जेम्स प्रिंसेप। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनाने का श्रेय जो है किसे मिला है या किसे देंगे। तो आपको पता ही है लॉर्ड मैकाले जी हैं, है ना, लॉर्ड मैकाले। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया। आपको बताना है उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या दयानंद सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 11।
सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की। यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? राजा राम मोहन राय का, दयानंद सरस्वती का, केशव चंद्र सेन का या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? यह जो कथन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला? आपको बताना है किसके प्रयत्न से जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। यह कथन किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिव प्रसाद सितारे हिंद या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यह कथन जो है राजेंद्र प्रसाद जी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान किया गया? आसान प्रश्न है। भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्राप्त हुआ? तो 14 सितंबर 1949 को, है ना। चलिए अगला प्रश्न है संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष की इच्छा अनुसार किसी भी भाषा में किया जाएगा या केवल हिंदी में किया जाएगा या केवल अंग्रेजी में किया जाएगा या हिंदी या अंग्रेजी दोनों में किया जाएगा? आपको बताना है संविधान की धारा 120 के अनुसार जो है संसद में कार्य जो है किस रूप में किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप कंटेंट की क्लास पढ़िएगा, उसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, 120 जो धारा है वो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, उसमें सभी जो है नियम दिए गए हैं कि क्या क्या है उसमें। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है संविधान की धारा 120 के अनुसार यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? मातृभाषा में, संपर्क भाषा में, मानक भाषा में या हिंदी भाषा में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप लोग जो है निवेदन है आप सभी से कि पूरे क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग सॉल्व करिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है उनको ज़रूर आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की घोषणा की गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 345? तो आप सभी को पता है आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? आप सभी को बताना है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा 344, अनुच्छेद 344 में। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब प्रकाशित हुआ? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 7 जून 1950 या 7 जून 1955? आप सभी को बताना है राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब प्रकाशित हुआ? तो 7 जून 1955 को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 7 जून 1955। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार एक समिति का गठन किया गया, जिसमें आप सभी को बताना है, जिसमें ऑप्शन ए है लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे, ऑप्शन बी है लोकसभा के 20 सदस्य थे, सी है राज्यसभा के 10 सदस्य थे, या ऑप्शन डी है लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं था। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा। इनमें से आप बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में 20 सदस्य तथा राज्यसभा में 10 सदस्य, टोटल जो है 30 सदस्य थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग की स्थितियों की जांच के लिए समिति की कितनी बैठकें हुई थी। आपको बताना है कितनी बैठकें हुई थी राज्यसभा आयोग की स्थितियों की जांच के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 26 बैठकें हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी। आपको बताना है राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी। राइट आंसर होगा 15 जुलाई 1955। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 15 जुलाई 1955 को। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, गलत लगा रही हूँ मैं, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 15 जुलाई 1955 को, 20 जुलाई लगा रही थी मैं। अगला प्रश्न देखेंगे राजभाषा आयोग की स्थितियों की जांच की समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। आपको बताना है राजभाषा आयोग की स्थितियों की जांच की समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। 8 फरवरी 1949 को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 8 फरवरी 1949 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताएंगे संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी को अंगीकृत करने से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। एक राज्य तथा दूसरे राज्य में मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो समय, एक मिनट रुकिए, जो उस समय, ठीक है क्वेश्चन छोटा करती हूँ, जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। उसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 344, आर्टिकल 345, आर्टिकल 346 या आर्टिकल 347। राइट आंसर क्या होगा। आर्टिकल 346 में ये बात जो है कही गई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, आगे देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किया जाएगा। ठीक है ना, ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। ये बात जो है आर्टिकल 347 में कहा गया है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, ये आपको बताना है।
तो आर्टिकल 348 में, ठीक है ना, आर्टिकल 348 में जो है ये उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ होंगी हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, न्यायाधीश की इच्छा अनुसार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ किस लैंग्वेज में, किस भाषा में होंगी, ठीक है। तो अंग्रेजी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में राइट आंसर है अंग्रेजी, ठीक है। आर्टिकल 348 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है, ये आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 349 अनुच्छेद 339 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। आपको बताना है किस आर्टिकल में जो है किस आर्टिकल में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। आर्टिकल 350, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 350 क में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है। आपको बताना है संविधान के अनुच्छेद 350 क में इनमें से किसका उल्लेख है। तो इनमें से जो उल्लेख है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है या उल्लेख है, किस आर्टिकल में किस आर्टिकल में जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 350 ख में, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 350 ख में, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। आपको बताना है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाएं हैं, आप सभी को पता है। मूल भाषाएं पूछी जाए तो 14, ठीक है ना। सिंधी को जोड़ने पे 15 हो गया था, उसके बाद नमक जोड़ेंगे, ठीक है, जो ट्रिक मैंने बताया था, तो 3 और जोड़ा गया, नमक कह रही हूँ मैं, सॉरी ट्रिक ही बता रही मैं आप सभी को। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, है ना, इनके जोड़ने पे जो है 15, 16, 17, 18 हो गया। उसके बाद 4 और जोड़ा गया अधिनियम 2003 के तहत, ठीक है, 92 संशोधन में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। उसके बाद जो 22 हो गई भाषा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में यानी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो मगही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सिंधी जो है संशोधन पूछा जाए किस में जोड़ा गया, किस संशोधन में, तो 21वां, ठीक है, 21वां। और कोंकणी अगर पूछा जाए तो 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और मैथिली अगर पूछा जाए तो मैथिली 92, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन में जो है
जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मगही। ये जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? आपको बताना है इनमें से जो है किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। इस तरह के प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं, है ना। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजभाषा क्या है, कोई बताएगा? कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है मैं बताऊंगी तमिलनाडु की राजभाषा क्या है। चलिए मैं बता देती हूँ, अंग्रेजी है ना, इंग्लिश है, फिर भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर आप बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? आप सभी को बताना है संविधान के किस आर्टिकल 351 में इनमें से जो है किसका उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन बी सही जवाब है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मुंशी आयंकर फॉर्मूले से विख्यात अनुच्छेद है। इनमें से जो है कौन सा अनुच्छेद, आपको बताना है मुंशी आयंगर के फॉर्मूले से जो है विख्यात अनुच्छेद इनमें से कौन सा है। तो आप सभी को पता है संविधान के भाग 17 में जो सम्मिलित है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, इस फॉर्मूले के जो मतलब एक मिनट रुक जाइए, कभी कभी ऐसा ना हो जाता है। इस फॉर्मूले को किसने बनाया था? तो आप ध्यान रखिएगा, मुंशी आयंकर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल 1960 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है। 24 अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, हिंदी साहित्य की नवचरित उत्कृष्ट कृतियों को पुरस्कृत करना। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नहीं पूछा है ना, अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, बाकी तीनों जो है सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के 98वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा किसका प्रावधान है? संविधान के हिंदी रूपांतरों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, या राजभाषा आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया है, या कोंकणी नेपाली मणिपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, या मैथिली संथाली डोगरी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के हिंदी रूपांतरण को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत बार पूछा जाता है राजभाषा अधिनियम। राइट आंसर हो जाएगा 7 मई 1963। ठीक है, कभी हर बार जो है 1963 ही आता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा 7 मई 1963। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, राजभाषा अधिनियम। ठीक है, अब आपको बताना है राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया। आप सभी को पता है पारित किया गया जब पूछा जाए तो 1963 राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 जो संशोधित रूप उसका कब आया? तो 1967 में, 1967 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजभाषा नियम 1976 के कार्यालयों को 3 वर्गों के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी बांटा गया है। ये वर्ग हैं, आपको बताना है ये वर्ग कौन कौन से हैं। आप सभी को मैंने पढ़ाया था कल की क्लास में कि राजभाषा नियम 1976 के कार्यालयों को जो है 3 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है सरकार की तरफ से जो है, तो वो है ऑप्शन डी, क ख ग। ठीक है, क हिंदी क्षेत्र, ख हिंदी क्षेत्र और ग हिंदी क्षेत्र।
ऐसे जो है बांटा गया है। ठीक है, उसमें जो है अलग अलग बातें भी कही गई हैं, उसके अंतर्गत जो है कौन कौन से राज्य आते हैं, ये सब जो है कंटेंट की क्लास में मैंने पढ़ाया है। पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगी तो अभी 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है कंटेंट की क्लास ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे क, ख और ग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि इसमें जो है क, ख, ग में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, क वर्ग हिंदी क्षेत्र, ठीक है, जो बोल रही हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। क वर्ग हिंदी क्षेत्र में जो है बात कही गई है कि इसमें जो है पत्र व्यवहार हिंदी में ही किया जाएगा। ठीक है, आप सभी से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजभाषा, प्रश्न जो है बन सकता है कि राजभाषा नियम 1976 के कार्यालयों में जो वर्ग विभाजित हैं, क वर्ग किस वर्ग में जो है, किस वर्ग में पत्र व्यवहार हिंदी में ही किया जाएगा, इसका उल्लेख है, तो वो हो जाएगा क वर्ग। ठीक है, और इसमें जो है कौन कौन से राज्य आते हैं, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, MP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आएगा, बिहार आएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, अब बात करते हैं ख वर्ग की। ख वर्ग में जो है ये बात कही गई कि इसमें जो है ख वर्ग में पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन होगा, यानी 2 भाषाओं में जो है नीतियों का पालन होगा। जो भी नीति होगी वो हम 2 भाषाओं में हम करेंगे। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है। तो इसमें जो है राज्य आते हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। ठीक है, लिख लेंगे। और ग वर्ग की बात करें, ग वर्ग हिंदी क्षेत्र, तो इसमें जो है पत्र व्यवहार जो है अंग्रेजी में ही किया जाएगा। ग वर्ग में क्या कहा गया है कि पत्र व्यवहार जो है अंग्रेजी में ही किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो राज्य आते हैं वो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। ठीक है, ये बातें जो है कही गई हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना होगा, हिंदी में, अंग्रेजी में, संबंधित राज्य और राजभाषा में या किसी भी भारतीय भाषा में। तो इसका सही जवाब होगा हिंदी में। ठीक है, हिंदी में राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदन पत्र या अपील में आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में हैं तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदक का पत्र या अपील में आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में हैं तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में या उत्तरदाता की इच्छा अनुसार। ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल हिंदी में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, केवल हिंदी में। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कार्यालयों को पत्रादि अंग्रेजी में भेजने का निर्देश है। तो मैंने आप सभी को बताया कि ग वर्ग, राइट आंसर हो जाएगा ग वर्ग। ठीक है, ग वर्ग हिंदी क्षेत्र, सॉरी ग वर्ग हिंदी क्षेत्र नहीं, ग वर्ग क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार ख वर्ग के कार्यालयों में पत्र व्यवहार संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। ठीक है, असत्य बताना है इसमें ख वर्ग। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया ख वर्ग में, मैंने क्या बताया आप सभी को कि ख वर्ग में जो है बात कही गई है पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीतियों का पालन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है असत्य पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल जो है यहाँ पे असत्य है। किसी भी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद न भेजा जाए, नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। बाकी तीनों जो है बिल्कुल सही है, ABC तीनों सही है। ठीक है, सामान्यतः हिंदी में पत्र भेजे जाएं, यदि कोई पत्र अंग्रेजी में जाए तो उसका हिंदी अनुवाद जो है अवश्य संलग्न किया जाए, बिल्कुल। और सी में देखेंगे तो सी ऑप्शन देखेंगे तो यदि कोई कार्यालय अन्य भाषा में पत्र व्यवहार चाहे तो उस पत्र के साथ उसका हिंदी में अनुवाद भेजा जाए। क्योंकि द्विभाषी की बात की गई है तो आप लोग जो है ऑप्शन पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, 3 को आप ध्यान रखेंगे ना, तीनों क्षेत्रों में जो है बात क्या क्या कहा गया है, क वर्ग में, ख वर्ग में और ग वर्ग में। ठीक है, तो अच्छे से जो है ऑप्शन आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बताती हूँ,
क वर्ग क्षेत्र में जो है केवल हिंदी में पत्र व्यवहार होगा, ख वर्ग क्षेत्र में द्विभाषी पत्रों का व्यवहार होगा और ग वर्ग क्षेत्र में जो है केवल अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किस वर्ग के कार्यालयों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएं? यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए। यह किस में कहा गया है? तो ये जो है क वर्ग में। ठीक है, क वर्ग बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है। आपको बताना है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो है किससे संबंधित है। तो ये जो गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क क्षेत्र का राज्य है? ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है आ सकते, आप जरूर आ सकते, नहीं जरूर आएंगे। तो पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये ग क्षेत्र में आएगा। इसमें जो है पत्र व्यवहार कैसा होगा? बिल्कुल अंग्रेजी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही हट गया। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क वर्ग में आएगा ये दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या है? आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से। राइट आंसर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। ठीक है, केवल हिंदी नहीं है, ना केवल अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सीखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आपको बताना है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सीखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी शिक्षण योजना, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर ख क्षेत्र में है? आपको बताना है इनमें से कौन सा नगर जो है ख क्षेत्र में आएगा, जिसमें द्विभाषी पत्रों का व्यवहार लिखा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल किसने प्रस्तुत किया? आपको बताना है 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए जो निजी बिल है वो किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथनी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रैंक एंथनी। ठीक है, चलिए टोटल प्रश्न जो है 55 यानी 55 प्रश्न थे। ठीक है, तो आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आप लोगों ने सभी प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। नहीं किए हैं तो बहुत गलत बात है। ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ाती हूँ तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी प्रश्नों को सॉल्व करिए, तो ही आपके पेपर में जो है आपकी बहुत मदद हो पाएगा। इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो। ठीक है, मेहनत के साथ जो है प्रश्नों को सॉल्व करिए और जो नई प्रश्न आता है उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्लास पसंद आई है तो ज़रूर आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा एक। ठीक है, अपनी मैम के लिए या अपनी दीदी के लिए, जो भी आप समझते हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। आप लोगों से जो है निवेदन है। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा। आप लोग जो है लाइक का बटन होता है वहाँ पे दबा दिया करिए लाइक से, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।